गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर होगा वी रामासुब्रमण्यम। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, इनको भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे अरुण कुमार मिश्रा का स्थान लेंगे। देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं और आयोग का अध्यक्ष कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही होना चाहिए। और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनका कार्यकाल, अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु जो भी पहले हो। तो अभी याद रखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए? वी रामासुब्रमण्यम बन गए। एक दिवस आपको याद आएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, नेशनल ह्यूमन राइट डे, यह भी हमने मनाया था 10 दिसंबर को, याद रखना। बाकी अगर ऑप्शन आप देखोगे तो विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी। MV श्रेयस कुमार भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष बने। कलिकेश सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के ये अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम भी ध्यान में रखना, न्यूज में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 23 दिसंबर को। तो हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती को ये दिन मनाया जाता है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय किसानों के कल्याण और कृषि सुधारों के लिए समर्पित किया था, जिससे उन्हें किसान नेता के रूप में पहचान मिली थी। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हुआ था उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, और उनकी ही याद में दिल्ली में किसान घाट नाम से एक स्मारक भी स्थापित किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होगा, इसी साल इनको भारत रत्न भी दिया गया, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। वैसे हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री वर्तमान में कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, याद रखना। अब डे वाला प्रश्न है, चलो एक बार फिर से दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। शीट पूरी लिखी हुई आपके सामने आएगी, मैं बोल बोल करके आपको चीजें बताऊंगा, रिकॉल करवाऊंगा। तो आप भी कोशिश करें मेरे साथ बोलने की, देख देख करके बोले, ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठती हुई चले। तो 1 दिसंबर को एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को एक तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस और अभी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये दिसंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हमने बनाए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य के साथ समझौता किया। तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार और मणिपुर सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए आपस में समझौता किया है और ये समझौता हुआ अभी लखनऊ यूपी में। तो इस प्रकार मणिपुर उत्तर प्रदेश के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए समझौता करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो पहले 2 कौन है? अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। और वहीं अगर हम देखेंगे तो मणिपुर ये उत्तर प्रदेश से पहले मध्य प्रदेश के साथ भी इस तरह का समझौता कर चुका है। अब बात करें यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत की, तो पहले मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को, 31 अक्टूबर आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है, तो 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं जयंती पर उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की घोषणा की थी। क्या होता है इसमें? तो इसमें यूं समझो अलग अलग राज्यों को एक निश्चित समय के लिए आपस में जोड़ा जाता है ताकि वो एक दूसरे की संस्कृति को, त्योहार, वहाँ की भाषा, साहित्य, भोजन, पर्यटन आदि में
एक दूसरे को वो समझ सकें, एक दूसरे को वो जान सकें, एक दूसरे के रीति रिवाज को पहचान सकें। तो इस जुड़ाव के माध्यम से राष्ट्र एकीकरण की भावना को बढ़ावा मिलता है। और इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी राज्यों की इसी तरह की सूची में आपको शो कर रहा हूँ जिन्हें इस कार्यक्रम के तहत आपस में जोड़ा गया है। तो एक बार आप देख लीजिए, कम से कम अपने अपने राज्यों का तो आप देख ही सकते हैं, ध्यान रख ही सकते हैं। अब बात तो यहाँ पे हमने मणिपुर की थी, तो मैं मणिपुर भी ले चलता हूँ आपको। ये रहा मैप में मणिपुर। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल होती है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। और किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो वो यही है मणिपुर। मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी और दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क यहीं पर है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ का मार्शल आर्ट थांगटा है। ये देखो लोकटक लेक, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो यहाँ मनाए जाते हैं वो मैं आपको बताऊं तो संगई फेस्टिवल। संगई एक्चुअली में यहाँ पे एक हिरण पाया जाता है, उसको संगई कहते हैं। वो इसी नेशनल पार्क जो पीछे मैंने आपको बताया था ना, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यहाँ पे उचकता फुदकता रहता है, तो उसी के नाम पर एक फेस्टिवल है, संगई फेस्टिवल। लाई हरोबा फेस्टिवल, नट संकीर्तन उत्सव, याओसांग या योशांग उत्सव, हुन थड़ो उत्सव, शुमंग लीला उत्सव, गान नगाई उत्सव, शिरुई लिली महोत्सव, कचाई लेमन फेस्टिवल, लामलाई महोत्सव, मेरा हऊ चोंगबा उत्सव और निंगोल चक्कोबा त्योहार। ये सब फेस्टिवल मणिपुर में मनाए जाते हैं, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि 18वें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है? तो उत्तर होगा इसका मध्य प्रदेश। तो अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और उन्होंने अभी 18वीं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। कहाँ से जारी किया, कहाँ से जारी होती है ये रिपोर्ट? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से। वैसे ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और इसे 1987 से हर 2 सालों में जारी किया जाता है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट्स की फॉर्म में। पहले तो इसमें 2 शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। एक होता है वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट कवर। तो वन क्षेत्र उस भूमि को कहते हैं जो 1 हेक्टेयर से अधिक एरिया में फैली हो, जिसमें 10% से अधिक वृक्ष आवरण घनत्व हो, डेंसिटी हो। और एक होता है वृक्ष क्षेत्र यानी कि ट्री कवर। तो वृक्ष क्षेत्र उन छोटे छोटे क्षेत्रों को कहते हैं जब वृक्षारोपण किया गया हो या ऐसे वृक्ष हो जो वन क्षेत्र के बाहर और 1 हेक्टेयर से छोटे आकार के हों। अब जो डेटा है काम का वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर पहले हम बात करें टोटल फॉरेस्ट और टोटल ट्री कवर की जोड़ करके पूरे भारत में टोटल एरिया में बात करेंगे तो कितना है? 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इनका दोनों का मिला के। प्रतिशत में बात करेंगे टोटल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 25.17% है। और अगर अलग अलग हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की, टोटल का तो मैंने आपको इतना बता दिया 8,27,000 समथिंग। और अगर फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो ये है 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में बात करोगे तो 21.76% है। और ट्री कवर में बात करोगे तो 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में बात करोगे तो 3.41% है। और अगर टोटल इंक्रीमेंट की बात करेंगे, इतनी बढ़ोतरी देखी गई है 2021 के आकलन के बाद से, तो टोटल दोनों को मिलाकर के बात करेंगे तो क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी हुई? तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी देखी गई। अलग अलग बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है 156 किलोमीटर स्क्वायर, और किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया की यूनिट होती है। और ट्री कवर यानी कि वृक्षारोपण में बढ़ोतरी देखी गई 1289 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अगर हम बात करें एरिया वाइज यानी कि सबसे बड़ा वन और वृक्ष आवरण वाले राज्यों में कौन पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में, और फिर महाराष्ट्र में। अगर परसेंटेज वाइज हम बात करते हैं कि वन क्षेत्र कहाँ पर सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है 91.33%। फिर मिजोरम की बारी है, और फिर अंडमान निकोबार। अच्छा, अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य सबसे ज़्यादा जहाँ पे इंक्रीमेंट देखा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से फॉरेस्ट एरिया में, तो उसमें पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ है, फिर यूपी है, फिर उड़ीसा है, और चौथे पे देखोगे तो राजस्थान है। और मैनग्रूव कवर कितना है? तो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था
वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इनको आप ध्यान रखें। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा क्रिस्टुन फ्रोस्टाडोटर। तो 36 वर्षीय क्रिस्टुन फ्रोस्टाडोटर ये आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। ये एक महिला है। अब इसी तरह से कुछ और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स मैं आपको करवाऊंगा, जहां हम देखेंगे 2024 में किन किन देशों में नए प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको आइसलैंड की यात्रा पर ले चलता हूं। तो ये रहा मैप में आइसलैंड। याद रखना इसे लैंड ऑफ फायर एंड आइस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज भी पाए जाते हैं, तो ग्लेशियर्स भी हैं। और अभी इसी साल ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था, उसमें आइसलैंड टॉप पे रहा और उसमें भारत 116वें स्थान पे था। अभी याद हो तो इसी साल हमने पढ़ा था आइसलैंड में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने थे, आर रविंद्र उनका नाम है। वैसे यहाँ की कैपिटल आप देखो, कैपिटल रिजेविक होती है, स्पेलिंग आप पढ़ सकते हैं। करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। और अभी हमने देखा यहाँ के प्रधानमंत्री बन गई क्रिस्टुन फ्रोस्टाडोटर। और वैसे इसी साल यहाँ पे नए प्रेसिडेंट भी बने थे। इनके प्रेसिडेंट का नाम अभी मैं आपको जो लिस्ट रिवाइज कराऊंगा वहीं पे आ जाएगा। तो देखो अभी हमने देखा बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने डूमा बोको, मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने नवीन रामगुलाम, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें प्रेसिडेंट बने मसातो कांडा, और वियतनाम के राष्ट्रपति लुआंग कुआंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। और इस बार याद रखना ये हमारे 2025 में जो रिपब्लिक डे है वहाँ पे चीफ गेस्ट भी है। अभी किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया था और मैं आपको हर बार बताता हूँ। वैसे ही श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या बनी, श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायके, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तेब्बोने, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोक शिनावात्रा, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी, एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टन मिशेल, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान, यूके के प्रधानमंत्री किर स्टारमर, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर डिक शूफ, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, आइसलैंड की राष्ट्रपति हल्ला टॉमसडॉटर। ये आइसलैंड जो अभी हमने कंट्री पढ़ा, ये वहाँ पे राष्ट्रपति हल्ला टॉमसडॉटर इसी साल बने थे। बाकी मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शियनबाम, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसाद, चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाय हलीना और चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेबी बने। तो 20 देशों के यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक ये कहाँ पर हुई? तो आंसर होगा जैसलमेर में। तो अभी राजस्थान के जैसलमेर में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनकी अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल सहित पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स बढ़ाकर अभी 12 से बढ़ा के 18% कर दिया गया, जबकि हेल्थ और इंश्योरेंस पर अभी जीएसटी कम नहीं किया गया। तो याद रखेंगे अभी जो जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई कहाँ पे हुई? जैसलमेर में हुई है। अच्छा, यहाँ पे जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वो सभी प्रश्न मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तो ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर पूछे कि पहले तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। याद रखना ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी लागू करने वाला दुनिया में पहला देश था फ्रांस, 1954 में किया था। अच्छा, वे संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में, तो आंसर होगा 122वां। वैसे मैं आपको बता दूं, जीएसटी अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला 122वां संविधान संशोधन बिल है और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित होने वाला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है। और पूछे जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वह असम था। 12 अगस्त 2016 में पारित हुआ था। दूसरा बिहार बना था और सबसे आखिरी बना था जम्मू कश्मीर। वैसे भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में, और इसीलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। और सबसे पहले वाला तो देश मैंने आपको बता ही दिया, दुनिया में फ्रांस है। वैसे जीएसटी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? ये प्रश्न आ गया तो मलेशिया आंसर कर देना। और भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, विजय केलकर समिति। और सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती है? 5, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं, जिस तरह से आधार संख्या आपकी 12 अंकों की होती है। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो।
जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया? 3 में। जैसे होता है स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। आपको याद है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, निर्मला सीतारमण जी ने ही किया था गोवा की कैपिटल पणजी में, और इस संग्रहालय का नाम रखा था धरोहर। और अगर मैं आपसे पूछूं जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई, तो याद रखना आर्टिकल 279A। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीएसटी से संबंधित एक साथ मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और जो इन सभी क्वेश्चंस की और यहाँ पे डिटेलिंग जो भी हम करते हैं रिवीजन, वो सभी मैं आपको बता दूं नए स्टूडेंट्स से उन्हें कि ये सब आपको पीडीएफ में मिलता है, डिटेल्ड पीडीएफ मिलती है डेली, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ मिल जाती है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी पीडीएफ मिलती है, क्विज भी वहां पे आपको मिल जाएगी, तो उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी रण उत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव में रण उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव का आयोजन गुजरात पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? कच्छ के सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना और भारत के क्षेत्र को दुनिया भर में पहचान दिलाना। तो रण उत्सव गुजरात में। कुछ और उत्सव महोत्सव फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज कराता हूँ, देखिए जरा। जैसे कि ओणम, ये मनाया जाता है केरल में। केरल के और भी हैं, त्रिशूरपुरम हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, मक्कर विलक्कू हो गया, विशु उत्सव, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी अभी केरल में हुआ। अंडूरी महोत्सव हो गया, ये उत्तराखंड का। हरेला उत्सव उत्तराखंड का हो गया, और हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ का है। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम, होजागेरी महोत्सव त्रिपुरा में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। अच्छा, अगर पूछे पक्के बागा हॉर्नबिल महोत्सव तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। और शिरवी लिलू फेस्टिवल मणिपुर, लोसार महोत्सव लद्दाख में भी होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है। लोसांग महोत्सव ये सिक्किम का है। तो ये 10-11 और इम्पोर्टेंट महोत्सव उत्सव हमने पढ़े, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी दिसंबर में युद्धपोत जिसका नाम है आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत, इसे अभी भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। अब पूछ रहे हैं इनका निर्माण किसने किया, तो सही उत्तर होगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। तो अभी 2 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, एक का नाम आईएनएस नीलगिरी है और एक का नाम आईएनएस सूरत है। इनको बनाया हमने देखा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। पहले हम बात करें आईएनएस नीलगिरी की, तो ये प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का पहला फ्रिगेट पोत है। फ्रिगेट पोत मतलब क्या हो गया, तो आप कहोगे ये एक प्रकार का वॉरशिप है जो समुद्र में किसी भी प्रकार के हमलों से सुरक्षा करने के लिए तैयार है, जैसे कि एयर से हो गया, सी से हो गया, सरफेस से अटैक हो गया, हर तरह को ये हैंडल कर लेगा। वहीं आईएनएस सूरत की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर का चौथा स्टील्थ डेस्ट्रॉयर है। अगर ये चौथा है तो इससे पहले 3 कौन कौन थे वो भी मैं आपको बता दूं। आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस इम्फाल, और अब ये चौथा है आईएनएस सूरत। डेस्ट्रॉयर का क्या मतलब हो गया, तो कहोगे आप ये भी एक प्रकार का युद्ध पोती होता है, जिसे खासतौर पर ये मतलब शक्तिशाली होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। तो खासतौर पर दुश्मन के युद्ध पोतों को, विमानों को नष्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। तो अभी आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत ये हमारी नौसेना में शामिल हो चुके हैं। किसने बनाया वो याद रखना, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया, इसका संबंध किससे है, तो आंसर होगा शिक्षा। तो अभी केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है, मतलब अब 5वीं और 8वीं कक्षा के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को आगे क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले नियम ये था कि अगर 5वीं या 8वीं में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, विद्यार्थी को, स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। तो अब नए फैसले के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट को 2 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा, और अगर दोबारा भी वो फेल हो जाता है तो फिर उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, उन्हें रिपीट करना होगा। तो इस नई नीति को लाने का मकसद क्या है, स्टूडेंट्स की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना। वरना आपको पता है लापरवाह हो जाते हैं स्टूडेंट, अरे वैसे ही पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो उनके मन से ये ख्याल मिटाना कि बेटा पास नहीं होगे, पढ़ोगे तो ही पास होगे। अच्छा, यूं बताओ कि जो शिक्षा है ये किस सूची का विषय है, तो याद रखना
ये समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन मूल संविधान में ये राज्य सूची का विषय था। ये प्रश्न भी फिर आ जाएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी दिसंबर में ही आंध्र प्रदेश के अमरावती के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने के कर्ज को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा $800 मिलियन। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश के अमरावती के विकास के लिए $800 मिलियन के कर्ज को मंजूरी दे दी है, और ये लोन अमरावती इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए दिया गया है। तो इस लोन का इस्तेमाल करके अमरावती शहर को डेवलप किया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ साथ सारी सुविधाएं भी मिल सके। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्थापना होती 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी हो गया, प्रेसिडेंट अजय बंगा, भारतीय मूल के, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। कुछ रिपोर्ट इंडेक्सेज ये जारी करता है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट। ये पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था, लेकिन बंद कर दिया, और इसके स्थान पे ये अब बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये सब ये जारी करता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड इसी ने जारी किया था। अभी अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड भी इसने ही जारी किया था। और अभी वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग जारी की थी वर्ल्ड बैंक ने। जीएनआई मतलब ग्रोस नेशनल इनकम, और इसमें भारत 150वें स्थान पे रहा, और टॉप पे बर्मुडा देश रहा था। तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी क्विज और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया? 22 दिसंबर को। फिर पूछा अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप का पहला संस्करण किसने जीता? भारत ने। चर्चा में रहा पिपलांतरी गांव कहां पर है? राजस्थान में। 11वीं D8 संगठन की बैठक कहां हुई? मिस्र, इजिप्ट में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार डॉल्फिन की टैगिंग कहां पर हुई? असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? कुवैत। कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा की रशिया ने। विश्व निवेश कोष यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का गठन किसने किया? सेबी। और आखिरी प्रश्न था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर हो जाएगा हांगकांग को। और ये है कहां से? ये साउथ कोरिया से हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।